रेहाना कहने लगी, ये क्या जबरदस्ती है। मैं अब से शादी नहीं करूंगी। इससे आगे कि वो कुछ कहती तैमूर खान उसके मुंह पर हाथ रख चुका था। वो कहने लगा, तुम्हारा इनकार तुम्हारे घर वालों को तबाह करके रख देगा। सोच समझ कर बात करो कि तुम बात किसके साथ कर रही हो। मैं गांव का कोई और नौजवान नहीं जिसने जो चाहो कह दो। जागीर तैमूर खान का बेटा। ये कहकर वो दोबारा गाड़ी में बैठकर धुआं उड़ाता हुआ वहां से जा चुका था। रेहाना सही मानों में परेशान हो गई थी। तैमूर खान ने सिर्फ कहा नहीं था। शाम को ही इसके वालिद और चचा रहमान अहमद के घर पर मौजूद थे। रेहाना कमरे में बैठी उंगलियां चटखा रही थी। वो बेहद परेशान थी और सब इसी को देख रही थी। वो कहने लगी। कुछ देर बाद ही उसके वालिद और वालिदा कमरे में आए और कहने लगे, जागीरदार अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए मांग रहे हैं। रेहाना सुनकर खड़ी हो गई और कहने लगी, अब आप जानते हैं न कि मेरा रिश्ता तय है और मैं जमील के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर रहमान अहमद ने कहा, मैं इनकार कर चुका था लेकिन वो लोग धमकियां दे रहे हैं कि ज़मीन वापस ले लेंगे, ये घर वापस ले लेंगे, हमारा जीना दूभर कर देंगे। मैंने तो कभी तुम लोगों को बना पर्दे बाहर नहीं निकाला, तो कैसे जागीरदार के बेटे की तुम पर नज़र पड़ गई। ये बात सुनकर रेहाना की नज़रें झक गई थीं। बहरहाल गलती तुझसे हुई थी। घर से वो निकाब वाली चादर पहनकर जाती थी लेकिन बाग में जाकर उतार कर एक तरफ रख देती थी और आज इसकी बेपर्दगी ने इसे ये वक्त दिखाया था। इसने हाथ जोड़कर अपने बाप के सामने कहा, अब्बा मुझे ये शादी नहीं करनी। लेकिन रहमान अहमद मजबूर थे। वो कहने लगे, मैं बेघर हो जाऊंगा, इसलिए तुम्हें शादी यहीं करनी पड़ेगी। दोनों मियां बीवी आंसू ही साफ कर रहे थे। रेहाना रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन फायदा नहीं था क्योंकि जागीरदार अपने बेटे से इसका रिश्ता तय करके ही गया था। लेकिन जैसे ये खबर जमील और उसके घर वालों तक पहुंची, वो रहमान अहमद के घर आ गए। कहने लगे, भाई साहब बचपन से ही अपने बच्चों का रिश्ता तय किया हुआ था और एकदम से इनकार कर दिया। जो माल अपने वालिदैन के साथ आया था, बाजमाल के वालिद ने शुरू की थी कि रहमान अहमद कहने लगे, मैं बेहद मजबूर हूं। तुम तो जानते हो ना उन जागीरदारों को, उनके सामने हम जैसों की नहीं चलती और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बच्ची की बदनामी हो जाए क्योंकि ये लोग इसे बेइज्जत कर देंगे। मेरा इनकार मेरी जिंदगी जहन्नम बना के रख देगा। मैं बहुत परेशान हूं। जमील के माँ बाप को ये बात समझ आ गई, लेकिन जमील अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना ही नहीं चाहता था। इसीलिए कभी उन दोनों ने भाग जाने का प्लान बनाया। किसी को खबर तक नहीं होने दी। शादी वाले दिन की दोपहर को इसने अपना कमरा बंद कर लिया। कहने लगी, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। लेकिन इस कमरे की खिड़की पिछली जानिब खुलती थी जहां से जमील इसे लेने के लिए पहुंच गया। दोनों ही भाग चुके थे। जब तक बारात आई तब तक वो लोग शहर जाने वाली बस में बैठ चुके थे। लेकिन जब रात के आने के बाद रेहाना के कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। दरवाजे पर बहुत दस्तक दी थी लेकिन किसी ने नहीं खोला। मजबूरना दरवाजे को धक्का मार कर खोला गया, तब वो कमरे में नहीं थी। बस एक खत लिखा था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा और मैं जमील के साथ बहुत दूर जा रही हूं क्योंकि मेरा रिश्ता मेरे बाप ने इसी से तय किया था। मैं जागीर के अताब का निशानदेह नहीं बन सकती और ये मेरा जायज़ हक है। ये खत पढ़कर दोनों मियाँ बीवी सर पकड़कर बैठ गए और रोने लगे। बात बाहर तक जा पहुंची थी। ये खबर जब तैमूर खान और उसके वालिद तक पहुंची तो क़यामत बर्पा हो गई थी क्योंकि वो बरादरी के बड़े बड़े बुजुर्ग के साथ आए थे। दूसरे गांव से भी काफ़ी ज़मींदार आए थे और उन सब के सामने तैमूर खान को अपनी सबसे बड़ी तज़लील लगी थी। वो कमरे में आया, रेहाना का खत पढ़ के फाड़ कर फेंक दिया। फिर कहने लगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे। ये बाताल में भी होगी तो भी मैं इसे ढूंढ निकालूंगा और जिस दिन ये मुझे मिल गई इस दिन इसका वाशर करूंगा कि गांव की हर लड़की कांपेगी। लेकिन मैं खाली हाथ भी नहीं जाऊंगा। वो ये तो नहीं जानता था कि आयशा कौन है, कैसी है, क्योंकि वो हमेशा पर्दे में रहती थी। बस इसे ये पता था कि रहमान अहमद की 2 बेटियां हैं। इसीलिए इसने पंचायत बिठाई और फैसला भी अपनी मर्जी से करवाया कि वो यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा। और अब वो अपनी दुल्हन को रुखसत करवा के लेकर ही जाना चाहता था। रेहाना भाग गई है तो फिर रहमान अहमद अपनी दूसरी बेटी का निकाह इससे करेगा।
ये जुल्म करते आयशा पर जैसे आसमान टूटा था। वो तो वैसे ही बहुत घबराती थी। वो बहुत कम उम्र थी, अभी तो इसने 10वीं के पेपर्स दिए थे और बिल्कुल बेकसूर थी। लेकिन बहन ने जो कुछ किया था इसे बदले में जाना पड़ा। और अब कमरे में बैठी बुरी तरह से खौफजदा थी कि पता नहीं तैमूर उसके साथ क्या सुलूक करेगा। तैमूर भी बड़े जारहाना अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे का दरवाज़ा भी बड़े जोर से बंद किया था। जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था उसके कदमों की आहट से आयशा का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो जैसे बेड पर उसके सामने बैठा आयशा सिमट सी गई थी। तैमूर बड़े गजबनाक लहजे से बोला था, आज की रात तुम्हारे साथ गुजारने के बाद मैं तुम्हें कल सुबह तलाक दे दूंगा ताकि तुम्हारे घर वालों को मालूम हो कि बदनामी किसे कहते हैं। ये कहकर तैमूर ने बड़ी बेदर्दी से आयशा की चादर पीछे हटाई थी। बहन की शादी थी इसीलिए आयशा ने पिंक रंग की पैक्सी पहनी थी। हालांकि जानती थी कि बहन नाखुश है, लेकिन ये भी पता था कि वो बेपर्दगी करती थी, बाज नहीं आती थी। आयशा के कहने पर ना अपने माँ बाप के कहने पर। आयशा ने पिंक रंग की पैक्सी पहनी थी और तैयार भी हुई थी। रोने से काजल फैल चुका था, लेकिन ये इसके हसन को दोबाला भी कर चुका था। बड़े गुस्से से तैमूर ने पहली नज़र इस पर डाली, लेकिन फिर नज़रें हटाना भूल गया। वो बहुत कम उम्र सी लड़की थी जो इस वक्त ड्री सहमी उसके सामने बैठी थी। खौफ के मारे आयशा ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ले। खौफ के मारे इसके होंठ भी कपकपा रहे थे। बड़ी महवियत से तैमूर आयशा को देख रहा था, जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ मासूम भी थी और कम उम्र भी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तैमूर ने जब इस लड़की को कपकपाते और जर्द होती रंगत के साथ देखा तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके वो पीछे हिट कर कहने लगा, जाओ जाकर अपने कपड़े तब्दील करो और सोफे पर जाकर सो जाओ। ये सुनकर आयशा अपने कानों पर यकीन नहीं आया। इसे तो लगा था कि आज पता नहीं वो जुल्म करेगा। इसने कुछ नहीं कहा था, शायद उसकी कम उम्री पर रहम आ गया उसकी मासूम शक्ल देखकर। ये तो वो समझ नहीं पा रही थी कि एकदम से इसे हुआ किया। सुबह जल्दी से बेड से उठी और अलमारी में रखी हुई आम लिबास को जाकर पहन लिया। अपनी पैक्सी इसने अलमारी में रख दी थी। तब तक तैमूर बेड पर लेट चुका था, आंखें भी बंद कर चुका था। आयशा ने आहिस्तगी से तकिया उठाया, सोफे पर जाकर लेट गई। लेकिन दिसंबर का महीना था, सर्दी बहुत ज्यादा थी और कंबल एक ही था जिसे तैमूर लेकर सोया हुआ था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने लिए इससे कंबल कोई कंफर्टर मांग लेती, इसीलिए खामोशी से सोफे पर लेट गई। लेकिन रात को सर्दी के मारे नींद नहीं आ रही थी। काफी देर जागती रही। जब कुछ ना बन पड़ी तो अपनी मैक्सी अलमारी से निकालकर वही अपने ऊपर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में वो सो चुकी थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब तैमूर की आँख खिली। इसने करवट बदली तो आंखें खोल कर देखा सब सोफे पर सो रही थी और अपने ऊपर वही मैक्सी ली हुई थी, शायद जर्दी की वजह से। ये देखकर वो उठकर बैठ गया। पहले तो दिल में ख्याल आया कि अलमारी के तीसरे खाने में रखा हुआ कंबल इस पर डाल दे, लेकिन फिर रेहाना का ख्याल आया तो गुस्सा आने लगा। ये भी इसी की बहन है, फिर वो इस पर क्यों रहम खाए जिसकी बहन ने सारी बरादरी में इसकी नाक कटवा दी। अच्छा है सर्दी से कांपती रहे। दोबारा से कंबल उठाकर सो गया। दूसरी बार उसकी मुँह कलाम पाक की तिलावत पर खिली। इसने आंखें खोल कर देखा तो आयशा जाए नमाज बिछाए आंखें बंद किए कलाम पाक की तिलावत कर रही थी। ये सुनकर उठकर बैठ गया। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो सूरत रहमान पढ़ रही थी। वो काफी खुश अलहान से बढ़ रही थी। इसकी आवाज बहुत प्यारी थी। पहली बार ऐसा हुआ कि तैमूर जो बड़ी तवज्जो और बड़ी दिलचस्पी से वो सुन रहा था। जैसे ही आयशा ने सूरत रहमान की तिलावत खत्म की, दुआ मांगी तो जाए नमाज समेट कर खड़ी हो गई। लेकिन सामने बेड पर टेक लगाए इसने जब तैमूर को देखा तो नजर झुका गई। तैमूर कहने लगा, तुम्हारी दुआएं तुम्हें जिल्लत से नहीं बचा सकती जो मैं तुम्हें दूंगा। रात को तो मैंने तुम्हें बख्श दिया था, लेकिन जरूरी नहीं मैं तुम्हें रोजाना बख्शता रहूं। मुझे एक बार रेहाना के मिलने का इंतजार है। इसने इसकी सजा देने के बाद तुम्हें भी मैं तलाक दे दूंगा। ये मत समझना कि तुम्हें बख्श दूंगा और मैं तुम्हें अपनी बीवी बना के रखूंगा, इज्जत दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इसीलिए ये वजीफे तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तुम्हारे घर वाले नहीं बचाएंगे। तुम पर तलाक का धब्बा नहीं मिटाएंगे। वो कहने लगी, अगर मेरे अल्लाह ने मेरी किस्मत में ये सब लिखा है तो मैं नहीं रोक सकती।
जिस तरह इसने कहा को नहीं रोक पाई क्योंकि अल्लाह ने आपको मेरे नसीब में लिख दिया था। मैं जाकर भी इनकार नहीं कर सकती थी और ना ही आप कर पाए। जो होना था हो गया क्योंकि मेरी किस्मत में आपको लिखा गया था। अगर मेरे अल्लाह की मर्जी हुई तो ये रिश्ता भी मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगी, और अगर बदनामी ही मेरे नसीब में लिखी है तो मैं इसे रोक नहीं सकती। ये कहकर वो कमरे से बाहर जा चुकी थी और तैमूर को हैरान कर चुकी थी। वो इस कम उम्र लड़की से इतनी बड़ी बात की उम्मीद नहीं रखता था। हवेली में सब ख्वातीन फजर के बाद ही उठ जाती थीं और मुलाजमीन भी, लेकिन मर्द हजरात अपनी मर्जी से उठने के मालिक थे। जब ये बीजान ने सुबह सवेरे कमरे से बाहर देखा तो अपने पास बुला लिया। इस वक्त वो सिर्फ वही उठी हुई थी, नमाज पढ़ के कमरे से बाहर आई थी। आयशा उसके सोफे पे बैठे देखा तब अपने पास बुला लिया। वो खामोशी से बीजान के पास आई और उन्हें सलाम किया। इस मासूम कम उम्र लड़की पर उन्हें बहुत प्यार आया था। बीजान से अपने कमरे में जानती हो, तैमूर खान का गुस्सा बहुत तेज है लेकिन वो भी बुरा नहीं है। इसने बेशक गुस्से और तेजी में तुमसे निकाह किया, लेकिन मैं जानती हूँ आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगा। आयशा ने बीजान से कोई बात नहीं की कि तैमूर का इरादा किया है। वो तो इसे रखना ही नहीं चाहता। कुछ ही देर में बड़ी बेगम और छोटी बेगम भी जाग गई थी। जब आयशा को बीजान के कमरे में देखा तो इसे कहने लगी, तुम बाहर आ जाओ क्योंकि बीजान नाश्ते के बाद आराम करेंगी। बीजान का नाश्ता बड़ी बेगम ने ही बनाया था। बीजान को नाश्ता करवाकर इसने दवा दी और बीजान सो गई। आयशा कमरे से बाहर आ चुकी थी। बड़ी बेगम ने बड़े नागवार लहजे से इसकी बात की और कहने लगी, तुम जैसे लोगों को मेरे बेटे ने इज्जत देना चाहिए थी। तुम क्या समझती हो कि मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कमी थी? वो जिस लड़की पर हाथ रखता इस घर में हम रिश्ता लेकर जाते, वहीं से हमें बड़ी इज्जत से रिश्ता मिल जाता। मेरे बेटे ने तो मोहब्बत में ज़ात बरादरी और हम लोगों को भी नहीं देखा और तुम्हारी कम ज़र्फ बहन को पसंद कर लिया और बड़ी इज्जत से इसे शादी करना चाहिए, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं थी कि जागीर घराने की बहू बुनती। आयशा ने कहा, रिश्ते ज़बरदस्ती से नहीं किए जाते। आपके शौहर और आपके देवर ने ज़बरदस्ती मेरी बहन का रिश्ता मेरे वालिद से तय करवा कर गए थे। मेरी बहन की बचपन से ही मेरी खालाजाद के साथ बात तय थी और मेरी बहन इसी से शादी के लिए रजामंद थी। वो बार बार कहती रही कि मुझे शादी नहीं करनी, पर आपके शौहर और देवर ने मेरे बाप को धमकियां दे दें। ये सुनना था कि एक जोरदार थप्पड़ बड़ी बेगम ने आयशा के मुंह पर दे मारा।